हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं विनोद बिंदा आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम में। और आज है 1 जनवरी 2024, है ना? यानी नव वर्ष। तो नव वर्ष की आप लोगों को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएँ और भगवान से प्रेयर करूँगा कि 2024 में आप लोगों के पास कम से कम एक जॉब हो जाए ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें, है ना? देखिए, आवश्यकता यह नहीं है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। आवश्यकता यह है कि किसी तरह से आपको बस एक जॉब मिल जानी चाहिए, ठीक है? तो सोते जागते किसी तरह से किसी भी चैनल पर बस पधारिए आप वहाँ भी। तो आइए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे उत्तर वैदिक राजनैतिक जीवन, है ना? तो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन कैसा था उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये आपका है चैप्टर 11। ठीक। देखिए, उत्तर वैदिक काल में कृषि उत्पादन से भूमि का महत्व बढ़ गया, ठीक है? और भूमि का महत्व बढ़ने से राजा के कर्तव्य और अधिकारों में वृद्धि हुई। देखिए, अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो उस समय भूमि का महत्व नहीं था, है ना? लोग पशुचारण करते थे, एक जगह से दूसरे जगह अपने पशुओं को लेकर जाते थे चराने के लिए। तो कभी भी जैसे जिस जगह पर रुकते थे ना, तो अगले दिन उस जगह को छोड़ देते थे, क्योंकि इनको पशुओं को चराने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था, है ना? तो भूमि का कोई महत्व नहीं था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में, तो भूमि का महत्व बढ़ गया था, क्योंकि लोग कृषि कार्य करने लगे थे। जब कृषि कार्य करने लगे थे तो अधिशेष उत्पादन भी शुरू हो गया, यानी खाने पीने के बाद भी बचने लगा, इतना उत्पादन होने लगा। तो लोगों ने भूमि का महत्व समझा और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो राजा थे वो अब धीरे-धीरे अपनी भूमि को बढ़ाने में लगे, यानी विस्तृत करने लगे, है ना? यानी कि उस भूमि को अब अपना मानने लगे, जबकि ऋग्वैदिक काल के राजा किसी भी भूमि को अपना नहीं मानते थे, है ना? आज यहाँ रहें, कल फिर वो दूसरी जगह निकल गए। तो कोई भूमि-वूमि का उस समय मतलब अपना वो अधिकार टाइप का नहीं था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में अब ये अधिकार समझने लगे हैं। ये समझने लगे हैं कि भाई इतनी दूर की ज़मीन मेरी है, इसको छेक लो, इसको घेर लो, है ना? तो जब इस तरह से घेर लिए तो उसकी सुरक्षा के लिए भाई कर्तव्य और अधिकार तो बढ़ेगा ही ना। जैसे समझ लीजिए कोई भी देश है ना? तो उसकी जो मुख्य भूमि होती है उसको पूरा घेर लेता है, चारों तरफ से फेंसिंग करवा लेता है। किसी कोई अन्य देश उसमें कब्जा ना कर ले, आपकी उसके भूमि में घुस ना जाए। इस वजह से देश क्या करता है कि चारों तरफ फेंसिंग कर लेता है या फिर कोई ना कोई एक बॉर्डर एरिया अपना सीमा निर्धारण कर देता है ना? तो उसी तरह से राजा के कर्तव्य और अधिकार में वृद्धि हो गई, यानी कि अपने भूमि को बचाने लगा, प्लस उसके बाद जो भी उसका कर्तव्य था उसके प्रति अपना दायित्व निभाने लगा, ठीक है? देखिए, ऋग्वैदिक काल का राजा केवल कबीले का मुखिया होता था, है ना? जबकि उत्तर वैदिक काल का राजा राज्य पर शासन करने लगा। इसी कारण सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में राज्य और राष्ट्र की संकल्पना प्रस्तुत हुई। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले राज्य और राष्ट्र की संकल्पना प्रस्तुत हुई, है ना? देखिए, राज्य कैसे बनता है? राज्य के लिए एक भौगोलिक सीमा का होना जरूरी है, जो कि ऋग्वैदिक काल में नहीं था। 1500 से लेकर के 1000 बीसी के बीच में वो चीज़ें नहीं थी। लेकिन 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी जब जब उत्तर वैदिक काल आया, तब क्या हुआ कि भौगोलिक महत्व बढ़ गया, है ना? यानी भूमि का महत्व बढ़ गया, जिससे वो लोग अपना एक भौगोलिक क्षेत्र बना लिए कि भाई ये हमारा यहाँ तक शासन रहेगा, ठीक है? तो राज्य और राष्ट्र की संकल्पना उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुई, ठीक है? और देखिए, अब छोटे छोटे जन मिल करके जनपद में परिवर्तित हो गए, ठीक है? जो छोटे छोटे जन थे अब जनपद में परिवर्तित हो गए। जैसे पुरु और भरत मिलकर कुरु जनपद बन गए, ठीक है? तुर्बस और क्रीवी जनपद मिलकर पांचाल जनपद बन गए। तो इसमें जो पांचाल था ये सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, ठीक है? और राजा पर नियंत्रण रखने वाली संस्थाओं का महत्व अब धीरे धीरे कम होने लगा, जिससे राजा के अधिकारों में वृद्धि होने लगी, ठीक है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपको तुलना ऋग्वैदिक काल से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऋग्वैदिक काल में क्या था और अब क्या हो गई है ना? यही चीज़ें हमें जाननी है, ठीक है? जो वास्तव में हमें ये पढ़ना है ना, तो बस हमें डिफरेंस ही पढ़ना है कि ऋग्वैदिक काल में वो चीज़ें क्या थी और उत्तर वैदिक काल आते आते वो चीज़ें क्या हो गई। जैसे हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और उत्तर वैदिक काल में शूद्र आ गया। यानी हमें ये चीज़ें पता चली ना कि अच्छा, शूद्र जो है उत्तर वैदिक काल में आया। तो वैसे ही हमें सारी चीज़ों का डिफरेंस पता करना है कि ऋग्वैदिक काल में वो चीज़ें कैसी थी और उत्तर वैदिक काल में कैसी हो गई, ठीक है? यही होता है एक असली पढ़ाई करने का मूल मंत्र। तो यहाँ पर हमने देखा कि पांचाल सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था और राजा का नियंत्रण रखने वाली संस्थाओं का महत्व कम होने लगा, जिससे राजा के अधिकारों में वृद्धि होने लगी। देखिए, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति, ये दोनों संस्थाएं थी जो राजा पर नियंत्रण करती थी, है ना? और यहाँ तक कि राजा को चुनाव भी कराती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये संस्थाएं कमजोर हो गई। जब संस्थाएं कमजोर हो गई तो आपको भी पता है कि राजा पर नियंत्रण रखती थी। तो सिंपल सी बात है, अब राजा पर नियंत्रण नहीं रख पाएगी। तो अब क्या हुआ कि राजा के अधिकारों में वृद्धि होने लगी धीरे धीरे इसी वजह से। तो ऋग्वैदिक काल में जो कबीलाई राजा था, अब वह कबीलाई न रहा, बल्कि अब वह एक ताकतवर राजा बन चुका था, जो कि पूरे प्रदेश पर अब नियंत्रण रखता था, है ना? क्योंकि राजा के अधिकारों में वृद्धि हो चुकी थी। तो सिंपल सी बात है कि अब तो भाई नियंत्रण रखेगा पूरे प्रदेश पर।
देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य और राजा की दैवी उत्पत्ति का विवरण मिलता है ना। उसमें ये बताया गया है कि जो राजा है ना, यह देवता की कृपा से आया है, ठीक है। यह देवता का प्रतिनिधि है, देवता के समान है। राजा को मतलब एक तरह से देखा जाए तो देवता का रूप बना दिया गया था, ठीक है, ताकि लोग राजा की इज्जत करें, राजा का मान सम्मान को बरकरार बनाए रखें, ठीक है। इसी वजह से ये सारी चीजें किया गया। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि पांचों दिशाओं में राज्य करने वाले अलग अलग राजाओं के नाम मिलते हैं। जो उत्तर की तरफ राज्य था उसको वैराज्य बोलते थे, ठीक है। दक्षिण की तरफ भोज्य बोलते थे, और पूरब की तरफ साम्राज्य बोलते थे, और जो पश्चिम की तरफ राज्य था उसको स्वराज्य बोलते थे। तो इन चारों दिशाओं में शासन करने वाले राजा को अलग अलग नामों से जाना जाता था। बीच वाले क्षेत्र को राज्य बोलते थे, है ना। जैसे ये वै राज्य है, इधर भोज्य है, इधर साम्राज्य है, इधर स्वराज्य है, तो बीच वाले क्षेत्र में इसको राज्य बोला करते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो केंद्रीय साम्राज्य था यानी राज्य, राज्य ये वाला हिस्सा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो राजा शासन करता था उसको राजा बोला जाता था, ठीक है। और उत्तरी साम्राज्य वाले राज्य को वैराज्य बोला जाता था, ठीक है। और यहाँ पर विराट शासन करता था। विराट का मतलब कि यहाँ पर जो भी राजा शासन करता था तो उसको विराट बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद जो दक्षिणी साम्राज्य था उस राज्य को भोज्य बोला जाता था, और यहाँ पर भोज शासन करता था, यानी यहाँ के राजा को भोज बोला जाता था, ठीक है। और जो पूर्वी साम्राज्य था जिसको साम्राज्य बोला जाता था, यहाँ पर सम्राट शासन करता था, यानी यहाँ के राजा को सम्राट बोलते थे। और जो पश्चिमी साम्राज्य है उसको स्वराज्य बोला जाता था, और यहाँ पे स्वराट शासन करता था, या फिर इसी को सरबत बोलते हैं, ठीक है। इसका अर्थ फिर से देख लीजिए, जो मध्य क्षेत्र में राजा राज्य करता था उसको राजा बोलते थे, और उत्तर की तरफ जो शासन करता था उसको विराट बोलते थे, दक्षिण की तरफ जो शासन करता था उसको भोज बोलते थे, और उसके बाद जो पूरब की तरफ शासन करता था उसको सम्राट बोलते थे, और पश्चिम की तरफ जो शासन करता था उसको सरवत बोलते थे या फिर स्वराट बोलते थे। और चारों दिशाओं के राजा को एक राट बोला जाता था, है ना। देखिए ये जो चारों दिशाओं यानी सभी को मिला करके, तो यहाँ पे जो चारों दिशाओं के जो राजा था उसको एक राट बोला जाता था। एक ही राजा था मगध का नंदवंशी महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद। इसने एक राट की उपाधि धारण की थी, ठीक है, यानी एकमात्र ऐसा राजा था जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी। तो इसमें ब्राह्मण राजों को ये बताता था कि आप यज्ञ करवाइए और उसमें पशुओं की बलि दीजिए, ठीक है। जो पशु उस यज्ञ में जाएगा, आहुति में जाएगा, उस पशु की शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह से बहुत सारे यज्ञों का सृजन हो गया था, ठीक है। राजा अपनी शक्ति का दिखावा करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने लगा था जो कि कई दिनों तक चलता था। तो इस तरह से किए जाने वाले यज्ञ को राजसूय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तो इस तरह से कई प्रकार के यज्ञ थे जो लगातार कई दिनों तक चलते रहते थे, ठीक है। और सभी यज्ञों का जो फल प्राप्ति वो अलग अलग था। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि राजा के राज्याभिषेक के दौरान राजसूय यज्ञ कराया जाता था, ठीक है। ये नेक्स्ट है अग्निष्टोम यज्ञ। इसमें पशुओं की बलि दी जाती थी, और जो पशु की आहुति दी जाती थी उस पशु की शक्ति राजा को मिलती थी। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ, यह रथ दौड़ होता था, और ये खान पान के लिए होता था, यानी कि इसमें कई सारे रथ होते थे। जो राजा का रथ होता था वो सबसे आगे आगे दौड़ता था। फिर अश्वमेध यज्ञ, तो कई प्रकार के यज्ञों का सृजन हो चुका था उस समय। देखिए राजसूय यज्ञ के दौरान रत्न हविषी अनुष्ठान के अवसर पर राजा रत्नियों के घर पर जाकर के उनके प्रति सम्मान प्रकट करता था, ठीक है। तो राजा के जितने रत्निन थे, देखिए ऋग्वैदिक काल में जो रत्निनों की संख्या थी 7 थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते थे इनकी संख्या बढ़ गई है। तो कहीं कहीं 12 का भी उल्लेख मिलता है, तो कहीं 17 का भी उल्लेख है। दोनों को याद रखिएगा, जो इसमें से मैच कर जाए, जो कनेक्ट हो जाए उसको आप टिक कर दीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में रत्निन की संख्या 7 थी, और उत्तर वैदिक काल में 12, कहीं कहीं 17, ठीक है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है, और जो राजा परीक्षित ये मृत्यु लोक के देवता थे, ठीक है। देखिए ये जो मृत्यु लोक के देवता है राजा परीक्षित, जब कलयुग आया तो उस समय कलयुग के जो राजा हैं, कलयुग के जो देवता है कल्की महाराज, उनका और इस राजा परीक्षित से भेंट हो गया था, है ना। तो इनकी भी एक अलग स्टोरी है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्म कांडों के अवसर पर पशु बलि की प्रथा बढ़ा दी गई। अग्निष्टोम यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। जो आहुति दी जाएगी उसकी शक्ति राजा को प्राप्त होती थी, ठीक है। और कर वसूलने वाले अधिकारी को भागधुक बोला जाता था। कर वसूलने वाले अधिकारी को जो कोषाध्यक्ष होता था उसको संग्रहिता बोला जाता था, और राजा को विषमत्ता बोला जाता था, यानी वैश्यों से कर लेने वाला, ठीक है। क्या बोला जाता था? विषमत्ता। उत्तर वैदिक काल में कर को व्यवस्थित कर दिया गया था और स्थायी तथा अनिवार्य कर दिया गया था, है ना। यानी कि आपको कर देना ही देना, जबकि वही ऋग वैदिक काल में यह व्यवस्थित नहीं था। आप अपनी इच्छा से राजा को कर दे सकते थे। वो भी कर में क्या, यही फल फूल या फिर सब्जी अब्जी जो भी आप उगाए हैं, अनाज दे सकते थे, है ना, स्वेच्छा से। लेकिन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में व्यवस्थित स्थायी कर दिया गया, और अनिवार्य रूप से आपको देना है तो देना है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसे भी वीडियो स्टॉप करते हैं। ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।